ड्रैकोला, ये नाम सुनते ही लंबे दांतों वाला खून आशाम इंसानी चेहरा जहन में घूम जाता है, जो किसी शिकार की गर्दन में दांत गाड़े खड़ा है या अपने नुकीले दांतों से टपकते हुए खून के साथ आसमान की जानिब देख रहा है। ड्रैकोला का लफ्ज तो सदियों पहले की तारीख में मौजूद है, लेकिन इंसानी खून पीने वाले ड्रैकोला का तज़किरा पहली मर्तबा 26 मई 1897 में आयरलैंड के ब्रेम स्टोकर का नावल शाया होने के बाद हुआ। ड्रैकोला का ये किरदार ख्याली था, लेकिन ड्रैकोला नाम ख्याली नहीं था। तारीख में ड्रैकोला नाम का शहजादा अपने वक्त की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया के सामने खड़ा हो गया था। ड्रैकोला अपने मजालम की वजह से बदनाम हुआ, लेकिन साथ ही उसे रोमानिया में कौमी हीरो का दर्जा भी दिया गया। ड्रैकोला का मतलब था ड्रैकोल का बेटा। तारीख में शहजादा ड्रैकोला बदनामे ज़माना रहा। उसने हजारों की तादाद में अपनों और गैरों के जिस्म में मेखें गाड़ कर उन्हें कत्ल किया। इसी वजह से विलाद सोम ड्रैकोला को अंग्रेजी जुबान में विलाद दी इम्पीलर भी कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक दरियाई डैन्यूब के इलाके में रियासत वालिचिया के शहजादे विलाद दी इम्पीलर का पूरा नाम विलाद सोम ड्रैकोला था। उसकी पैदाइश 1431 और मौत 1476 में हुई। ड्रैकोला ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ और मौत आज के रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट के शुमाल में एक इलाके में हुई। मौर्रखीन के मुताबिक ड्रैकोला का ज़माना उस्मानी सल्तनत में दो अजीम सुल्तानों मुराद दोम और मोहम्मद दोम का ज़माना था। रोमानिया के मौर्रखीन लिखते हैं कि ये दोनों अजीम उस्मानी सुल्तान इंतहाई मुहज्जब और दुनियादार शख्सियात के मालिक थे। दूरअंदेश सियासतदान थे जिन्होंने उस ज़माने में यहूदियों और दीगर मजहबी अक़लियतों को पनाह देकर यूरोप को मजहबी रवादारी का सबक सिखाया था। ये वो वक्त था जब रोमन कैथोलिक चर्च इन अक़लियतों पर जुल्म ढा रहा था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ड्रैकोला अपने दुश्मनों के साथ इंतहाई सफ़ाकी के साथ पेश आता था और यही उसकी शोहरत या बदनामी की वजह थी। बाज़ मौर्रखीन का ये भी मानना है कि ब्रेम स्टोकर के दुनिया भर में मशहूर नावल का किरदार ड्रैकोला दरअसल यही विलाद है। विलाद के वालिद विलाद दोम ड्रैकोल थे। उन्हें ड्रैकोल का खिताब उस जमाने में रूमी सल्तनत के बादशाह सिगिस्मुंड की तरफ से दिया गया था। ड्रैकोल ने तुर्कों की यूरोप में यलगार को रोकने के लिए बनाए जाने वाले ऑर्डर ऑफ ड्रैगन में शमूलियत इख्तियार की थी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक लफ्ज़ ड्रैकोल लातीनी ज़बान के लफ्ज़ ड्राको से निकला है, जिसका मतलब ड्रैगन है, और ड्रैकोला का मतलब है ड्रैकोल का बेटा। इस तरह विलाद दोम ड्रैकोल के बेटे का नाम हुआ विलाद सोम ड्रैकोला। मौर्रिख ड्रैकोला के लक़ब की मुख्तलिफ वजूहात भी बताते हैं, जिनमें से एक है कि रोमानिया की ज़ुबान में ड्रैकोल का मतलब शैतान भी होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ड्रैकोला 1442 से सन 1448 तक सल्तनत उस्मानिया में रहा। जब उसका वालिद और बड़ा भाई कत्ल हुआ तो वो सल्तनत उस्मानिया से वापस वालिचिया आ गया। ड्रैकोला को अपने वालिद के तख्त पर बैठने में वालिचिया की इशराफिया के साथ साथ अपने छोटे भाई की मुखालफत का भी सामना था, जिसे सल्तनत उस्मानिया की हमायत हासिल थी। विलाद सोम ड्रैकोला 1448 में पहली बार वालिचिया का हुक्मरान बना, लेकिन उसे जल्द ही हटा दिया गया। फिर उसे तख्त दोबारा हासिल करने में 8 साल लगे। दोबारा हुक्मरान बनने के बाद ड्रैकोला ने बहुत मुजालिम ढाए। वो लोगों को मेखें ठोंक कर कत्ल करवा देता था, इसीलिए उसे विलाद दी इम्पीलर यानी मेखें गाड़ कर मारने वाले विलाद का नाम भी दिया गया। उसका दौर उस वक्त खत्म हुआ जब 1462 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रैकोला के खिलाफ मुहिम की। मौर्रखीन कहते हैं कि बचपन में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह दोम और ड्रैकोला का कुछ वक्त इकट्ठे गुजरा। उनके उस्ताद भी एक ही थे। एक तरफ मुख्तलिफ बर्रे आज़मों पर फैली मुसलमान सल्तनत का शहजादा और वली अहद, और दूसरी तरफ यूरोप में उस सल्तनत की कई ताबे रियासतों में से एक मसीही रियासत के हुक्मरान का बेटा। दोनों शहजादों की पहली मुलाकात सन 1442 में उस वक्त हुई जब वालिचिया का हुक्मरान अपने दोनों बेटों ड्रैको और उसके छोटे भाई रादो को सल्तनत उस्मानिया के साथ अपनी वफादारी की जमानत के तौर पर सुल्तान मुराद दोम की तहवील में छोड़ गया। मौर्रखीन के मुताबिक उस वक्त विलाद सोम ड्रैकोला की उम्र 11-12 बरस थी और छोटा भाई रादो 7 साल का था। उस वक्त शहजादा मोहम्मद भी तकरीबन ड्रैकोला ही के उम्र के थे। मौर्रखीन के मुताबिक उस वक्त यूरोप में सर्बिया और बल्गारिया उस्मानियों के ज़ेर तसल्लुत आ चुके थे और सुल्तान मुराद दोम सदियों पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत को आखिरी ज़रब लगाने की तैयारी में थे। ड्रैकोला का बाप विलाद दोम ड्रैकोल एक शातिर सियासतदान था। जैसे ही वालिचिया की रियासत का हुक्मरान बना तो उसे एहसास हुआ कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन उस्मानियों के हक में है।
इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए व्लाद दोम ने अपनी सरपरस्त रूमी सल्तनत के सुल्तान सिगिस्मुंड के मरने के फौरी बाद उस्मानियों से मुआहदा कर लिया। मौर्रिखीन के मुताबिक ड्रैकोल और उसके 300 साथी बुरसा में उस्मानी सुल्तान मुराद के सामने पेश हुए और अपनी अताअत का ऐलान किया। कुछ अरसे बाद सुल्तान मुराद को व्लाद दोम के बारे में शुबा हुआ। व्लाद दोम तलब किए जाने पर अपने 2 छोटे बेटों ड्रैकोला और रादो के साथ सुल्तान मुराद के सामने पेश होने के लिए आया, लेकिन शहर के दरवाजे पे ही तुर्क फौजियों ने उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया और दोनों बेटों को एक दूर पहाड़ी किले में पहुंचा दिया। व्लाद दोम ड्रैकोल तकरीबन 1 साल सुल्तान मुराद की कैद में रहा। इस दौरान उसका सबसे बड़ा बेटा मीरचा वालिचिया के तख्त पर बैठा। उसके सुल्तान मुराद के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। ड्रैकोल बिलाखिर बाइबल पर उस्मानियों की वफादारी की कसम खाने के बाद आज़ाद हुआ। व्लाद दोम ने अपनी नेक नीयती साबित करने के लिए अपने दोनों छोटे बेटे भी उस्मानी तहवील में छोड़ दिए। ड्रैकोला 6 साल सल्तनत उस्मानिया में रहा। ड्रैकोला 1448 और इसका भाई रादो 1462 तक सल्तनत उस्मानिया में रहा। वालिचिया यूरोप का एक ऐसा इलाका था जहां सबसे बड़ा बेटा ही हुक्मरानी का अहल नहीं होता था, बल्कि हुक्मरान का कोई भी बेटा तख्त हासिल कर सकता था। रूमी सल्तनत हंगरी के बादशाह और उस्मानी सुल्तान की हिमायत के साथ इक़्तिदार की कोशिशें की जाती थीं। वालिचिया की रवायात के मुताबिक किसी भी हुक्मरान के लिए ऑर्थोडॉक्स मसीही होना लाजमी था। मौर्रिखीन के मुताबिक उस्मानी दरबार में जब छोटी रियासतों के शहजादे आते थे तो उसका एक मकसद ये होता था कि उनको अपना वफादार बनाया जाए। इन शहजादों की तरबियत ये सोचकर की जाती थी कि अगर उनमें से कोई मुस्तकबिल में अपनी रियासत का हुक्मरान बने तो उसकी वफादारी सल्तनत उस्मानिया के साथ हो। इन गैर मुल्की शहजादों के साथ अच्छा सलूक उनके वालिद की सल्तनत उस्मानिया के साथ वफादारी से मशरूत होता था। मौर्रिखीन कहते हैं कि ड्रैकोला की तरबियत उस दौर के बेहतरीन उस्तादों ने की थी। 1 से ज़्यादा यूरोपीय ज़ुबानें वो पहले से जानता था। सल्तनत उस्मानिया में रहते हुए ड्रैकोला ने तुर्क ज़ुबान भी सीख ली। मौर्रिखीन के मुताबिक ड्रैकोला के साथज़ा में मशहूर कुर्द फ़लसफ़ी अहमद गुरानी भी शामिल थे, जिनको सल्तनत उस्मानिया के वली अहद पर भी तरबियत के दौरान कोड़ा इस्तेमाल करने का इख्तियार था। ड्रैकोला दौरान तरबियत अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता था, जिस पर उसे कई मरतबा कोड़ों की सजा का सामना करना पड़ा। सन 1447 में व्लाद ड्रैकोला का बाप और बड़ा भाई यूरोप की इलाकाई सियासत का शिकार होकर कत्ल हो गए। यूं ड्रैकोला आज़ाद हो गया। उसे सुल्तान ने उस्मानी फौज में अफसर बना दिया। फिर हालात ने पलटा खाया और ड्रैकोला फिर से वालिचिया के तख्त पर बैठ गया। ये सन 1456 की बात है। जब आसमान एक दुमदार सितारे से रोशन हुआ तो लोगों ने जंगों, वबाओं और कुदरती आफात की पेशगोई की। इन्हीं दिनों में 25 साला व्लाद ड्रैकोला 8 साल की जद्दोजहद के बाद दूसरी बार अपनी खानदानी रियासत वालिचिया के तख्त पर बैठने में कामयाब हो गया। मौर्रिखीन के मुताबिक व्लाद ड्रैकोला ने पहले 2 बरस अपने मगरबी हमसाए हंगरी और मशरकी हमसाए सल्तनत उस्मानिया को खुश करने की पॉलिसी अपनाई, लेकिन साथ ही वो एक वफादार फौज भी बनाता रहा। रियासत के बड़े ओहदेदार और अमीर लोग उस्मानवी हुक्मरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के हामी थे। ड्रैकोला को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए 1457 में जब 200 के करीब रियासत के अहम खानदान और कुछ अहम हुकूमती ओहदेदार ईस्टर की तकरीब में महल में मौजूद थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से बड़ी उम्र के अफराद को जिस्म में मेखें गाड़ कर शहर की दीवार के बाहर डंडों से लटका दिया गया। इन खानदानों के सेहतमंद अफराद को एक पुराने किले के खंडरात की मुरम्मत के लिए दूर एक पहाड़ी चोटी पर ले जाकर जबरी मुशक्कत पर लगा दिया गया। इस किले को ड्रैकोला का किला कहा जाता है। मौर्रिखीन का कहना है कि किसी छोटी और ताबे रियासत के हुक्मरान के लिए इस तरह का किला बनाना 2 ताकतवर पड़ोसियों हंगरी और सल्तनत उस्मानिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। कहते हैं कि इस किले में एक खुफिया रास्ता था जिसके जरिए 1462 में जब इक़्तिदार हाथ से गया तो ड्रैकोला इसी रास्ते से फरार हुआ। मौर्रिखीन के मुताबिक ड्रैकोला ने आरमाजी के नाम से एक दस्ता बनाया था। ये आरमाज सिर्फ ड्रैकोला के हुक्म मानते थे। इनमें रोमानिया, हंगरी, तुर्क, सर्ब, तातार और जिप्सी शामिल थे। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और ये किसी असूल के ताबे नहीं थे। ये लोगों को नेज़ों पर चढ़ाने के माहिर थे, लेकिन मौर्रिखीन कहते हैं कि ये आरमाजी ड्रैकोला से वफादारी के जज्बे से ज़्यादा अपने मफाद के तहत काम करते थे, और जब ड्रैकोला के दौर का आखिरी वक्त आया तो ये आरमाजी भी काम न आए। आरमाजी के अलावा भी ड्रैकोला ने कई मुसल्लह दस्ते बना रखे थे। मौर्रिखीन उस जमाने के एक जर्मन शख्स माइकल बेहम का हवाला देते हैं जो इटली की रियासतों से कुछ सफीरों की ड्रैकोला के दरबार में आमद के वाक़े का जिक्र करता है।
مائیکل بیہم کے مطابق ان سفارتکاروں نے ڈریکولا کے سامنے تعظیم میں اپنی بڑی ٹوپیاں اتاری، لیکن ان کے نیچے پہنے جانے والی اسکل کیپ اس پر رہنے دی اور کہا کہ ان کی روایات کے مطابق اسکل کیپ تو سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی۔ ڈریکولا یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے ان سب کی اسکل کیپ پر ان کے سروں میں دائرے میں کیل ٹھونکنے کا حکم دیا، اور اس دوران وہ سفیروں سے کہتا جاتا تھا، میں تو آپ کی روایات مزید مضبوط کر رہا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں کہ ڈریکولا کسانوں کی مدد کرتا تھا۔ اس نے 1459 میں عثمانی سلطان کو نذرانہ دینا بند کر دیا، کسان ٹیکس سے آزاد ہو گئے۔ ایسے ہی بعض اقدامات کی وجہ سے 1462 میں جب عثمانیوں نے حملہ کیا تو کسانوں نے ڈریکولا کا ساتھ دیا تھا۔ رومانیہ کی لوک کہانیوں میں قصہ درج ہے کہ ڈریکولا نے ایک مرتبہ ایک کسان کو چھوٹے سائز کے کپڑے پہنے دیکھا تو اس کی بیوی کو کاہلی کے الزام میں سزا دی اور جسم میں میخیں گاڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رومانیہ میں ڈریکولا کا ایک اور قصہ مشہور ہے کہ اس نے بکاریوں کے ایک گروہ کی دعوت کی، اچھی خاصی تواضع کے بعد سب کو زندہ جلا دیا کہ یہ لوگ دوسروں کی محنت پر جینا چاہتے ہیں اور خود کوئی کام نہیں کرتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1459 میں ڈریکولا نے سلطنت عثمانیہ کو نذرانہ دینا بند کر دیا۔ ڈریکولا نے سلطنت عثمانیہ کے 2 اہم عہدیداروں کو بھی قتل کر دیا اور ایک عثمانی قلعے کو آگ لگا دی، جس کے بعد عثمانیوں اور ڈریکولا کی فوج کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ ڈریکولا سلطنت عثمانیہ کے خلاف گوریلا کارروائیاں کرتا رہا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ڈریکولا نے انہی دنوں یورپ کے نام خط میں لکھا کہ اس نے ترکی اور بلغاریہ کے 23,884 افراد قتل کیے ہیں۔ ان میں وہ لوگ شامل نہیں جنہیں گھروں میں جلایا گیا یا جن کے سر والیچیا کے فوجیوں نے نہیں کاٹے۔ ڈریکولا کے ہاتھوں نقصان کا ذکر سن کر عثمانی سلطان خود 17 مئی 1462 کو والیچیا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت گرمی شدید تھی۔ ڈریکولا نے تمام آبادی پہاڑوں، جنگلوں اور دلدلی علاقے میں بھیج دی تھی۔ عثمانی فوج کو کئی دن کے سفر کے بعد لڑائی کا موقع نہیں ملا اور پیاس کا مسئلہ الگ رہا۔ اس نے گوریلا حملوں سے بھی ترکوں کو نقصان پہنچایا۔ مورخین کے مطابق ڈریکولا نے ایک رات عثمانی سلطان کو قتل کرنے کی نیت سے ان کے کیمپ پر حملہ کیا، لیکن ناکام رہا۔ بالآخر جب سلطان محمد دوم کی فوج ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک نیم دائرے کی شکل میں 1 میل تک ہزاروں ڈنڈے زمین میں گڑے تھے اور ان پر تقریباً 20,000 ترک فوجیوں کی گلی سڑی لاشیں تھیں۔ 2 سب سے اونچے نیزوں پر سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقائی عہدیدار حمزہ پاشا اور یونانی کاتاوولینوس کی لاشیں تھیں، جن کی ہلاکت کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ عثمانی سلطان وہاں سے خود تو لوٹ گئے، لیکن ڈریکولا کے بھائی رادو کو ترک فوج کے ایک حصے کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے۔ اس مہم کے نتیجے میں ڈریکولا ریاست چھوڑ کر فرار ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کی مدد سے ڈریکولا کا چھوٹا بھائی رادو دی ہینڈسم تخت نشین ہوا۔ مقامی آبادی بھی ڈریکولا کے مظالم سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے رادو کو بخوشی اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ ڈریکولا والیچیا سے فرار ہو کر ہنگری گیا اور بادشاہ سے حمایت طلب کی، لیکن ہنگری کے بادشاہ نے سلطان محمد سے 5 سال کا معاہدہ کر کے والیچیا کے نئے حکمران رادو کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ڈریکولا نے ہنگری سے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے سرحد کے قریب سے اسے گرفتار کروا لیا۔ ڈریکولا کچھ عرصہ جیل میں رہا اور پھر وہ بادشاہ کے دربار میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ڈریکولا ہنگری میں قید کے دوران جیل میں جانور منگوا کر ان پر اپنے قیدیوں کو ماضی میں دی گئی سزاؤں کے طریقے آزماتا تھا۔ اسی دوران رادوں کے ہاتھوں سے والیچیا کی ریاست نکل گئی اور اس کا 1475 میں انتقال ہو گیا۔ ہنگری نے اس موقع پر ڈریکولا کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ڈریکولا نے ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ بوسنیا میں ترکوں کے خلاف پھر سے کئی مہمات میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہنگری کے بادشاہ متھیس نے اس سے آرتھوڈوکس مذہب چھوڑ کر کیتھولک مذہب اختیار کرنے کا وعدہ لیا اور اس کے تیسری بار والیچیا کا حکمران بننے کی حمایت کر دی۔ ڈریکولا نومبر 1476 میں آخری بار تخت نشین ہوا اور اگلے ہی مہینے دسمبر میں لڑائی میں ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1463 میں ویانا میں شائع ہونے والے ایک کتابچے میں ایک گمنام مصنف نے لکھا ہے کہ ڈریکولا تاریخ کا سب سے زیادہ تشدد کرنے والا اور ظالم حکمران تھا۔ صرف اپنے ہی لوگوں پر نہیں بلکہ دوسروں، مثلاً یہودیوں، مسیحیوں، ترکوں، جرمنوں، اطالویوں اور پیگن لوگوں پر بھی اس نے بہت مظالم کیے۔ کتابچے کے مطابق ڈریکولا نے انسانی جسم میں نیزے گاڑ کر مارنے کی سزا کو مزید تکلیف دہ بنایا۔ وہ تیز نوک کی بجائے نیزے کا منہ گول ہی رکھتا تھا اور ان کو زمین میں گاڑ کر انسانوں کو اس کے اوپر بٹھا دیتا۔
और इस तरह इंसानी वजन के दबाव में नेजा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में धंसता चला जाता और उसकी जान निकलने में 2 से 3 दिन लगते। इस दौरान मरने वाले के पूरे होश में कव्वे उसकी आंखें भी निकाल देते। उसी जमाने की एक और तहरीर का हवाला देते हुए मौर्रखीन लिखते हैं कि ड्रैकुला ने अपनी खिड़की के सामने जमीन में गड़े ऐसे नेजों का 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जंगल बना रखा था। आला तुर्क ओहदेदारों और पाशाओं के लिए ज्यादा ऊंचे नेजे थे। मौर्रखीन के मुताबिक ड्रैकुला को उसके मजालम की वजह से भुला दिया गया था, लेकिन 19वीं सदी में ड्रैकुला के दौर के किताबचे और तहरीरें मिलीं, जिसकी वजह से ड्रैकुला के बारे में मजीद मालूमात सामने आईं और एक मरतबा फिर उसका तज़किरा हुआ। 1918 में रोमानिया के मौर्रखीन ने बेदर्दी से हजारों इंसानों को कत्ल करने वाले ड्रैकुला को वालिचिया के दिफा की खिदमात के बदले में कौमी हीरो करार दे दिया।